अध्याय 2371। जिन लोगों ने एक सच्चा अजगर देखा है वे एक सांप के पास रहने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। एक कई दौर की लड़ाइयों के बाद वांग टेंग पहले ही थक चुका था। उसके प्रतिद्वंद्वी उसके अपने क्षेत्र से कहीं अधिक दूर थे। पहले कई शारीरिक क्षमताओं को जबरन इस्तेमाल करने के कारण निस्संदेह उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म हो गया था। एल्डर हुई के दबाव के साथ उनका शरीर टूट रहा था, कई घाव ठीक नहीं हो पाए थे। अपने शारीरिक गठन के बावजूद उन्हें अच्छे आराम की जरूरत थी। इस समय गुइजांग यान, यिजांग शिनुओ और अन्य लोग उड़कर आए। भाई हान, भाई वांग टेंग। यिजांग शिननुओं ने अपने सामने कुछ अपरिचित चेहरे को देखा जो हान झू से संबंधित परिचितता का संकेत खोज रहा था। करीब से देखने पर उसे आश्चर्यजनक रूप से वांग टेंग के चेहरे पर हान झू की छाया का निशान मिला। इससे पहले जब दोनों एक साथ खड़े थे तो उसने कोई असामान्यता नहीं देखी थी, लेकिन अब वांग टेंग और हान झू के बीच के रिश्ते को जानने के बाद उसे अजीब तरह से महसूस हुआ कि दोनों के बीच अभी भी कई समानताएं हैं। आंखें, नाक, मुंह इत्यादि, हालांकि सभी को समायोजित किया गया था, फिर भी कुछ विवरण ऐसे थे जो वर्तमान वांग टेंग के साथ ओवरलैप करते थे। ये दर्शाता है कि हान झू की उपस्थिति केवल वांग टेंग की उपस्थिति पर आधारित एक संशोधन थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना सुंदर था। पार्षद वांग टेंग बेहद सुंदर थे, यहाँ तक कि हान झू से भी ज्यादा। ऐसे विचारों के साथ यिजांग शिननुओं को अचानक महसूस हुआ कि वांग टेंग का हान झू होना स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं था। मिस शिननुओ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे अचानक थोड़ा अजीब लगा। उसकी निगाहों को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई बदमाश हो जो किसी की भावनाओं को धोखा दे रहा हो, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। खैर हाँ, उसने किसी की भावनाओं को धोखा नहीं दिया था, बस सामान्य बातचीत थी, कोई छल नहीं। वांग टेंग ने तुरंत अपने विचारों को खारिज कर दिया। उसके दिल में 10,000 कारण पाए। वह बदमाश नहीं था। यिजांग शिनुओ और वांग टेंग के बीच के अजीब माहौल ने परिवार के मुखियाओं और 5 प्रमुख परिवारों के पूर्वजों का ध्यान आकर्षित किया, विशेषकर उनके हाव भाव। ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई आश्चर्यजनक चीज मिल गई हो। वहां उपस्थित सभी लोग ये समझ पाने में सक्षम थे कि यिजांग शिनुओ की अभिव्यक्ति थोड़ी अलग लग रही थी। उस समय उन्होंने कई बातों पर विचार किया, फिर एक एक करके एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर गहरी मुस्कान झलक रही थी। वांग टेंग को 5 प्रमुख परिवार की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा विरासत में मिली थी और वे अनिश्चित थे कि इसे कैसे संभालें। लेकिन अब उन दोनों के व्यवहार को देखकर उन्हें अचानक समझ आ गया। उनके पास एक समाधान था। यिजांग शिननुओ और वांग टेंग ने इन वृद्ध लोगों के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। बगल में गुइजांग यान, हेंगजांग मो और अन्य लोग भी वांग टेंग को समान रूप से जटिल निगाहों से देख रहे थे, फिर भी उन्हें अपने पूर्वजों के हाव भाव में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। चलो पहले वापस चलते हैं, 5 प्रमुख परिवार के शाश्वत चरण पूर्वजों में से एक ने अचानक हंसते हुए कहा। बिना किसी संदेह के सभी लोग तुरंत 5वें दफन सितारे की ओर उड़ चले। वांग टेंग की निगाह तारों भरे आकाश पर घूमी। उसने सभी विशेष बुलबुले एकत्रित कर लिए, उन्हें छांटने में कोई जल्दबाजी नहीं की तथा किसी भी अन्य चीज से पहले लौटने की तैयारी की। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारों वाले आकाश में अनेक मार्शल योद्धाओं ने भी उनका अनुसरण किया तथा वे 5 दफन तारों की ओर बढ़ चले, क्योंकि ब्लैक स्कल यूनिवर्स समुद्री डाकू वहां से चले गए थे तथा उन्होंने जल्दबाजी में वहां से जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इनमें से कई योद्धा 5 दफन सितारों के मूल निवासी थे। उनकी जड़ें वहां गहराई से जमी हुई थीं और उन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता था। कुछ लोग तो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे। इस घटना के बाद कई लोगों का मानना था कि 5 ब्यूरियल स्टोर्स अब सुरक्षित नहीं रहा। हालांकि उन्हें पारिवारिक मामलों को संभालने के लिए समय चाहिए था और 5 ब्यूरियल स्टोर्स को छोड़ना इतना आसान नहीं था। सबके विचार अलग अलग थे। हालांकि 5 ब्यूरियल स्टोर्स पर संकट सुलझ चुका था, लेकिन सबके दिलों में उथल पुथल मची हुई थी। उनके मनोबल और प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगा था। 5 प्रमुख कुलों के मुखिया और सनातन अवस्था के पूर्वजों को ये बात स्वाभाविक रूप से समझ में आ गई। उनके चेहरे पर कुछ भारीपन आ गया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यदि कोई जाना चाहता तो वे उसे रोकते नहीं, क्योंकि वे उसे रोक नहीं सकते थे। इन व्यक्तियों को वहां रहने के लिए मजबूर करने से 5 ब्यूरियल स्टोर्स की प्रतिष्ठा धूमिल होगी तथा भविष्य में अन्य गुटों को वहां बसने से हतोत्साहित किया जाएगा। हालांकि संकट का समाधान हो चुका था, लेकिन पहले जैसी समृद्धि को बहाल करना आसान नहीं था। 5 ब्यूरियल स्टोर्स को इतिहास की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना था। इसलिए 5 ब्यूरियल स्टोर्स के लोगों में ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के प्रति अत्यधिक आक्रोश था। अगर ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का अस्तित्व न होता तो वे उनका लगातार पीछा करते। यदि हेशान रॉयल कबीले के लिए नहीं तो वे ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स से मौत तक लड़ते। 5 दफन सितारों पर लौटते हुए 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत चरण के आंकड़ों को पता चला कि वांग टेंग पहले यिजांग शिनुओं की संपत्ति में रहता था।
नतीजतन उन्होंने उसके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं की और उसे वहां रहने की अनुमति दी। इस स्थिति ने वांग टेंग की शर्मिंदगी को और भी गहरा कर दिया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि अब येजांग शिननुओ और अन्य लोगों का सामना कैसे किया जाए। वांग टेंग, तुम मेरे 5 दफन सितारों के उपकार करता हो। बीती बातें भूल जाओ, अतीत पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। येजांग जिननुओ वांग टेंग के विचारों को समझती हुई लग रही थी। उसने आगे बढ़कर बिना पीछे मुड़े शांति से बात की। उसके बगल में शौजांग कय्यून की आंखें चमक उठीं। एक महिला की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। शुरू में वह और येजांग शिनुओ दोनों ही हानजू में रुचि रखते थे। हालांकि बाद में कुछ ऐसी चीजें हुईं जिससे उसने वांग टेंग को गलत समझा। उनका रिश्ता येजांग शिनुओ जितना अच्छा नहीं था। बाद में स्थिति को सुधारने के प्रयासों के बावजूद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दूरी का भाव पहले ही बन चुका था। अब वांग टेंग की असीम शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। यदि उसने उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे होते तो शायद वे अब और करीब आ सकते थे। लोगों ने एक सच्चे अजगर को देखा है, वे एक सांप के पास रहने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। 2. वांग टेंग द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ थी। अगर उसने आज अवसर का लाभ नहीं उठाया होता तो उसे संदेह था कि वह फिर कभी ऐसी प्रतिभा से मिल पाएगी। 5 प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों के रूप में वह और येजांग शिनुओ दोनों ने खुद को उच्च मानकों पर रखा, शायद ही कभी युवा प्रतिभाओं को अपने ध्यान के योग्य पाया। अब जब एक सामने आया था तो वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा वांग टेंग द्वारा ब्रह्मांड मंच के महाशक्ति को हराने और शाश्वत मंच के शासक का सामना करने की छवि ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। उसे इस आदमी को भूलना मुश्किल लगा। एक बार किसी ने असली अजगर को देख लिया तो वह स्वेच्छा से सर्प के साथ सहवास कैसे कर सकता है। उस पल शौजांग कय्यून के दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ पड़े। खुद को रोक न पाने के कारण वह मुस्कुराई और बोली, जिनुओ ने जो कहा वह सच है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम नासमझ लोग नहीं हैं। जो बीत गया सो बीत गया। वांग टेंग को उनकी प्रतिक्रिया से कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसने पाया कि वह उन दोनों महिलाओं की तुलना में कम शांत था, जिससे उसे मजा आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप दोनों ऐसा कह रही हैं, अगर मैं इस मामले पर और बात करता रहूंगा तो मैं तुच्छ लगूंगा। तो फिर ये तय हो गया। येजांग शिननुओ ने धीरे से मुस्कुराया। कुछ ही समय में तीनों येजांग शिननुओज की संपत्ति पर लौट आए। वांग टेंग, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम इसे आपके लिए लाएंगे, येजांग जिननुओ ने गंभीरता से कहा। उसने चिंता के साथ वांग टेंग के शरीर पर निशान और खून के धब्बे देखे। वे घाव गंभीर थे। वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग ब्रह्मांड मंच और शाश्वत मंच के शासकों के हमलों का सामना कैसे कर पाया। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं संकोच नहीं करूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और उसी कमरे में वापस आ गया जहां वह पहले गया था और खुद को एकांत में रखने की तैयारी करने लगा। वांग टेंग की प्रस्थान आकृति को देखकर येजांग शिनुओ को अचानक दया की पीड़ा महसूस हुई। ऐसे दुर्जय शत्रुओं का सामना करते हुए वह हमेशा संघर्ष करता रहा होगा। अब केवल उसमें थकान के लक्षण दिखाई देने लगे थे। देखना बंद करो, दरवाज़ा बंद है। शौजांग कय्यून ने अचानक उसके सामने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। येजांग शिननुओ ने अपनी नज़रें फेर लीं, उसका चेहरा तटस्थ हो गया। उसने पूछा, क्या तुम घर नहीं जा रही हो बहन कय्यून? ठीक है, तुम वास्तव में मुझे भगाना चाहती हो। क्या तुम उसके साथ अकेले रहना चाहती हो? शौजांग कय्यून ने गुस्से से देखा और चिढ़ाते हुए कहा। ये सही है। येजांग शिननुओ ने सिर हिलाया। शौजांग कय्यून कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसे अविश्वसनीय रूप से देखने लगा। क्या उसने अभी अभी यह स्वीकार किया है? क्या वह इतनी सीधी थी? एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या वह अब और छिपने की योजना नहीं बना रही थी? अचानक शौजांग कय्यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। येजांग शिननुओ ने बिना पीछे हटे उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। दोनों वांग टेंग के दरवाजे पर खड़े थे, खामोश तनाव से भरी चिंगारी। उनकी निगाहें एक अदृश्य द्वंद्व को चिंगारी देने में सक्षम लग रही थीं। अल्पविराम। कमरे के अंदर थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर की ओर बढ़ाया, दरवाजे के बाहर की स्थिति को भांपते हुए। उसने भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। वे दोनों महिलाएं क्या कर रही हैं? सौभाग्यवश वे शीघ्र ही चले गए। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, चुपचाप महिलाओं की जटिलताओं पर विलाप किया और ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पूरे कमरे को घेरने के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाया, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। वह इतना थक गया था कि किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसे पहले कुछ गोलियां लेनी थीं। उसने अपने अंतरिक्ष वलय से एक जेड बोतल निकाली जिसमें ग्रैंडमास्टर स्तर की उपचारात्मक गोलियां थीं और उन सभी को अपने मुंह में डाल लिया।
यद्यपि वे सर्वोच्च श्रेणी के ग्रैंड मास्टर स्तर की उपचार गोलियों जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, जो एल्डर हुई ने हेशान शाही कबीले को दी थीं, तथापि वांग टेंग के पास वे प्रचुर मात्रा में थीं। अगर कोई उसे इतनी सारी गोलियां खाते देख लेता तो शायद उसे फिजूल खर्ची के लिए डांटता। क्या वह सोचता था कि ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां कैंडी हैं? एक पल में 1 दर्जन से अधिक ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां वांग टेंग के शरीर में गर्म धाराओं में बदल गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शारीरिक चोटों को ठीक करने के लिए गोलियों के औषधीय गुणों को तेजी से अवशोषित और आत्मसात कर लिया। उनकी आधी शारीरिक चोटें एल्डर हुई के उत्पीड़न के कारण थीं, जबकि बाकी आधी उनकी स्वयं की शक्ति के विस्फोट के कारण थीं। ब्रह्मांड स्तर की सीमा को तोड़ना आसान नहीं था और इससे अनिवार्य रूप से उसके शरीर को क्षति पहुंची। यह एक ऐसी रणनीति थी जिससे दोनों पक्षों को गंभीर चोट पहुंची। सौभाग्य से वांग टेंग के पास डार्क टैलेंट की ब्लैक बोन टैलेंट थी, जिसने उसकी हड्डियों को एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक ताकत दी। प्राचीन भगवान के शरीर से संशोधन और संवर्धन के साथ उसकी हड्डियां पूरी तरह से बिखरी नहीं थीं। जैसे जैसे गोलियों के औषधीय गुण उसके शरीर में प्रसारित हुए, वांग टेंग के अंदर की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। यहाँ तक कि उसकी हड्डियों की दरारें भी धीरे धीरे बंद होने लगीं। हालांकि वांग टेंग का शरीर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, लेकिन उसने जिस तरह की शक्ति का प्रयोग किया वह उसके शरीर की सहनशक्ति से परे थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि ये किसी साधारण योद्धा का शरीर होता तो ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से संभवतः यह उसी स्थान पर फट जाता और खून की वर्षा होने लगती। ऐसे दृश्य के बारे में सोचने मात्र से ही वांग टेंग अनायास ही कांप उठा और उसके मन में भय व्याप्त हो गया। इस समय अपने शरीर के भीतर चोटों को महसूस करते हुए वांग टेंग को एहसास हुआ कि शक्ति ने उसके भौतिक रूप को कितनी क्षति पहुंचाई है। उसकी मांसपेशियों, मेरिडियन, झिल्लियों और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों का लगभग हर इंच टूट गया था। यहाँ तक कि उसकी हड्डियों में बारीक दरारें भी दिखाई दे रही थीं। सौभाग्य से वांग टेंग के पास डार्क टैलेंट की ब्लैक बोन टैलेंट थी, जिसने उसकी हड्डियों को एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक ताकत दी। प्राचीन भगवान के शरीर से संशोधन और संवर्धन के साथ उसकी हड्डियां पूरी तरह से बिखरी नहीं थीं। जैसे जैसे गोलियों के औषधीय गुण उसके शरीर में प्रसारित हुए, वांग टेंग के अंदर की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। यहाँ तक कि उसकी हड्डियों की दरारें भी धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसके शरीर पर जो निशान थे वे बहुत ही साधारण थे और पलक झपकते ही पूरी तरह से ठीक हो गए, तथा निशान का कोई निशान भी नहीं बचा। 3 दिन जल्दी ही बीत गए और वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में रोशनी की एक किरण टिमटिमा रही थी। सांस। उसने एक हल्की सी आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मेरी हड्डियां लगभग टूट जाएंगी। एक शाश्वत चरण शासक की शक्ति वास्तव में भयानक है। आह भरने के बाद वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और खुद से बुदबुदाया, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी ब्लैक बोन प्रतिभा का स्तर थोड़ा कम है। उनकी ब्लैक बोन प्रतिभा केवल किंग बोन के स्तर तक ही पहुंच पाई थी, जो ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा के अनुरूप है। प्राचीन भगवान के शरीर के प्रभाव के बिना किंग बोन ब्लैक बोन का कोई उपयोग नहीं होगा। मुझे मौका मिलने पर आध्यात्मिक अस्थि जाति के कुछ काले प्रेत ढूंढने होंगे जिनसे मैं ऊन चुरा सकूंगा। वांग टेंग की निगाहें चमक उठीं, क्योंकि उसने अपने दिल में निर्णय लिया था। हालांकि ये छोटी मोटी बातें थीं। वास्तविक समस्या उनकी ओरिजिन ऑफ सोल और ओरिजिन ऑफ लाइफ के उपभोग में थी। एल्डर हुई के हथेली के वार का विरोध करने के लिए वांग टेंग ने रिवर्स स्लैश का इस्तेमाल किया, एक युद्ध तकनीक जिसके लिए समय की शक्ति का उपयोग करना आवश्यक था। स्वाभाविक रूप से यह उसकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति को नष्ट कर देगा, और खपत भी काफी अधिक थी। वांग टेंग ने तुरंत अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। जीवन की उत्पत्ति 1,15,000 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,18,000 बटा 1,50,000। फक, वांग टेंग ने गाली दी। उसका दिल खून से लथपथ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले 5 दफन पैतृक भूमि के भीतर शाश्वत चरण मूल जानवर का सामना करने के लिए उसने पहले ही अपनी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति की काफी मात्रा खर्च कर दी थी, जिससे उसके पास केवल 130,000 से अधिक अंक बचे थे। अब पुनर्मूल्यांकन करने पर उन्हें पता चला कि उनके पास केवल 110,000 से कुछ अधिक अंक ही शेष बचे हैं। करीब से गणना करने पर पता चला कि उसके जीवन की उत्पत्ति में 17,000 अंक कम हो गए, जबकि उसकी आत्मा की उत्पत्ति में और भी अधिक हानि हुई, जो पूरे 20,000 अंक कम हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 1 दर्जन से अधिक उपचारात्मक गोलियां खाने के बाद भी वह अभी भी इतना थका हुआ महसूस कर रहा था। अपनी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के इतने महत्वपूर्ण उपभोग के बाद वह थका हुआ महसूस कैसे नहीं कर सकता था। इस समय उसका रंग पीला पड़ गया था, ठीक होने से कोसों दूर। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर खोखला हो गया हो। वांग टेंग ने आह भरते हुए कहा, मैं इससे कब उबर पाऊंगा। खैर, देखते हैं कि इस बार मुझे क्या लाभ हुआ है। उम्मीद है इससे मुझे कुछ राहत मिलेगी।
अपना सिर हिलाते हुए उसने तुरंत अपना ध्यान अपनी उपलब्धियों पर केंद्रित कर लिया। उसके आंतरिक ब्रह्मांड में संग्रहित गुण बुलबुले अभी तक अवशोषित नहीं हुए थे। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए उसने अपनी किस्मत को थोड़ा बढ़ाने की उम्मीद की। विशेषकर इस बार जब उसने एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का वध किया था, तो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आ सकती थीं। जीवन की उत्पत्ति 25000, आत्मा की उत्पत्ति 29000, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 45000, नक्षत्र अग्नि बल 5000, विश्वशक्ति तारांकन 7000। अल्पविराम। जैसे ही प्रत्येक विशेषता बुलबुला वांगटेंग के शरीर में विलीन हुआ, उसने अचानक ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। भगवान, वांगटेंग ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें आनंद से चमक उठीं। उसे पीछे के बुलबुलों को देखने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन सामने के बुलबुलों ने ही उसे आश्चर्य में डुबो दिया था। कुछ ही क्षण पहले वह अपने जीवन और आत्मा के क्षीण होने पर विलाप कर रहा था, फिर भी चमत्कारिक रूप से वे अब उसके सामने प्रकट हो गए। उस समय वांगटेंग के शरीर में अचानक दो अनोखी ऊर्जाएं उभरीं। एक बार प्रसारित होने के बाद वे क्रमशः उसके भौतिक और आध्यात्मिक रूपों में विलीन हो गईं। इन दो विशिष्ट ऊर्जाओं के पोषण प्रभाव के तहत वांगटेंग को लगा कि उसका शरीर और आत्मा कांप रहे हैं। वह लगभग अपनी कराह को रोकने में असमर्थ हो गया। अद्भुत! ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर और आत्मा दोनों ही बपतिस्मा और उत्थान से गुजर रहे हों। वांगटेंग के चेहरे पर एक स्वस्थ चमक लौट आए, मानो ऊर्जाओं से उसका कायाकल्प हो गया हो। भयानक सुधार। विश्वशक्ति। स्वर्गीय उंगली 1। जीवन की उत्पत्ति 1,40,000 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,47,000 बटा 1,50,000। उसके शरीर के भीतर बपतिस्मा और स्वर्गारोहण जल्दी ही समाप्त हो गया, और वांगटेंग ने राहत की एक लंबी सांस ली, अपने पूरे अस्तित्व में संतुष्टि की एक गहरी भावना महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर कोशिका आनंदित हो रही थी। यह अनुभूति अत्यंत उत्साहवर्धक थी। इसके बाद उन्होंने अपने गुणबोर्ड पर नज़र डाली और भी अधिक प्रसन्न हुए बिना न रह सके। ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ सोल दोनों में बहुत सुधार हुआ। उनमें से ओरिजिन ऑफ लाइफ अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से 10,000 अंक दूर था, और ओरिजिन ऑफ सोल सिर्फ 3,000 अंक दूर था। यह मामूली अंतर कुछ ऐसा था जिसे वांगटेंग बर्दाश्त कर सकता था। अजीब बात है, मैंने पहले भी ब्रह्मांड स्तर के अस्तित्वों को मारा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी जीवन की उत्पत्ति या आत्मा की उत्पत्ति के गुणधर्म वाले बुलबुले छोड़ते नहीं देखा। न केवल वे इस बार प्रकट हुए, बल्कि वे इतनी अधिक मात्रा में फूट भी पड़े। अपनी खुशी के बीच वांगटेंग खुद को उलझन में पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या इसमें कुछ अंतर है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका मन लगातार इस हत्या के विवरण की तुलना उसके पिछले अनुभवों से कर रहा था। अगले ही क्षण वह अचानक रुक गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। छोटी सी दुनिया। वांगटेंग की आंखों में अंतर्दृष्टि की एक चमक उभरी, मानो उसे कुछ एहसास हो गया हो। अंतर केवल इतना था कि इस बार उसने अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की छोटी सी दुनिया में विस्फोट कर दिया था। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की छोटी सी दुनिया के भीतर से अंदर से बाहर तक 3 प्रकार की दिव्य ज्वालाएं भड़क उठीं। ये किससे मिलता जुलता था? परिष्कार। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शोधन की प्रक्रिया जैसा था। अब पीछे मुड़कर देखें तो उस अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का यह सोचना वास्तव में मूर्खतापूर्ण था कि वांगटेंग एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा होने के नाते उसकी छोटी सी दुनिया में फंस सकता है। ये तो सरासर मूर्खता थी। परिणामस्वरूप वांगटेंग ने 3 दिव्य ज्वालाएं छोड़ीं, जिन्होंने प्रभावी रूप से विरोधी की छोटी दुनिया को भस्म कर दिया और परिष्कृत कर दिया। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की छोटी दुनिया ब्रह्मांड मंच के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू थी। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की आत्मा और यहाँ तक कि जीवन भी उनकी छोटी दुनिया से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। वांगटेंग द्वारा प्रतिद्वंद्वी की छोटी दुनिया का परिशोधन प्रतिद्वंद्वी के जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति को परिशोधित करने के समान था। उसी क्षण वांगटेंग को ऐसा लगा जैसे उसे कारण मिल गया हो। अचानक ही सब कुछ समझ में आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा द्वारा गिराए गए जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति निस्संदेह भयानक थी। यही कारण था कि उसने वांगटेंग को इतने सारे विशेषता अंक प्रदान किए, जिससे उसकी कमी की भरपाई हो गई। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा एक अच्छा व्यक्ति था। यह एक योग्य मृत्यु थी। उनके बिना वांगटेंग का जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति की तीव्र पुनर्प्राप्ति असंभव होती। कुछ ही समय पहले वांगटेंग इस मामले से परेशान था। वांगटेंग ने अचानक अपनी ठोड़ी रगड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई सफलता मिल गई हो। अगली बार यदि उसका सामना किसी अन्य ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा से होता है, तो क्या वह पहले उन्हें उकसा सकता है ताकि वे उसे अपनी छोटी सी दुनिया में ले जा सकें?
ऐसा करने से वह दैवीय ज्वालाओं का उपयोग करके विरोधी की छोटी दुनिया को परिष्कृत कर सकता था और अंततः उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति प्राप्त कर सकता था। क्या ये वह तरीका नहीं था जिससे उसे लाभ मिलना चाहिए था? ये योजना कच्ची भी थी और उत्तम भी। वांग टेंग मानसिक रूप से अपनी पीठ थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसने पुनर्विचार किया और महसूस किया कि ब्रह्मांड चरण के दुश्मनों का फिर से सामना करने से बचना सबसे अच्छा हो सकता है। पहले स्तर के ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा से निपटना पहले से ही उसे अपनी सीमा तक धकेल चुका था। यदि यह उच्च स्तरीय ब्रह्मांड चरण का मार्शल योद्धा होता तो उसे संभालना और भी मुश्किल होता। जहां तक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का सवाल है, जिसका उसने पहले सामना किया था, साथ ही लाइट वेलवेट ग्रह पर रेडियंस के पेड़ का भी, उन्होंने महत्वपूर्ण बाधाएं खड़ी की और केवल भाग्य के माध्यम से ही उसका समाधान किया। उन मुठभेड़ों में बहुत अधिक निर्भरता संयोग पर थी और संदर्भ मूल्य बहुत कम था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ईमानदारी से कहें तो जिस अग्नि तत्व ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को उसने स्वतंत्र रूप से मारा था, वह एकमात्र सच्चा ब्रह्मांड स्तर का अस्तित्व था जिसका उसने सामना किया था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और मामले को एक तरफ रखकर अपना ध्यान पुनः विशेषता बुलबुले पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के गुणों के बाद आत्मा गुण आया। आत्मा गुणों की इस लहर ने वांग टेंग को पर्याप्त लाभ दिलाया। अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने अकेले ही वांग टेंग को 45,000 विशेषता अंक दिए। तुरंत ही वांग टेंग को अपने सिर में सूजन महसूस हुई तथा उसे परिपूर्णता का एहसास हुआ। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बढ़ गई, वे ब्रह्मांडीय अवस्था के शिखर के करीब पहुंच गए। इन 45,000 गुण बिंदुओं के प्रवाह के साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। ब्रह्मांड के शिखर का चरण। वांग टेंग अंततः पुनः वहां पहुंच गया। आत्मा 3,00,000/3,00,000 ब्रह्मांड क्षेत्र। उसके मन में एक ताजगी भरी अनुभूति हुई, उसके विचार साफ हो गए। सब कुछ उसके नियंत्रण में लग रहा था। यह अनुभूति असाधारण थी। मानसिक ऊर्जा के धागे हवा में फैल गए, एक विशाल और जटिल जाल की तरह आपस में गुंथ गए और अपने भीतर की हर चीज को अपने घेरे में ले लिया। इसलिए वांग टेंग बाहरी दुनिया को बड़ी स्पष्टता से देख सकता था। वांग टेंग को बहुत खुशी हुई जब वह एक बार फिर ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच गया। कुछ समय पहले ही उसके गुरु ने उसे इस सीमा तक पहुंचने में मदद की थी और अब वह फिर से इस मुकाम पर पहुंच गया है। ये वाकई जश्न मनाने का एक कारण था। वांग टेंग की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह एक शीर्ष स्वर्ग स्तर मार्शल योद्धा को भी हरा सकता है। ठीक है, मेरे 9 खजाने शिवालय। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं जब उसे 9 खजाने शिवालय की याद आई, जो इस बार बहुत मददगार साबित हुआ था। यदि 9 खजानों के शिवालय ने आंतरिक ब्रह्मांड को दबा नहीं दिया होता तो वह शाश्वत चरण के शासक के आध्यात्मिक प्रभाव का सामना नहीं कर पाता। वह मौके पर ही गिर जाता और प्रतिद्वंद्वी अपनी अगली हरकतों से बच सकता था। एक विचार के साथ उसके आंतरिक ब्रह्मांड से एक सुनहरा छोटा टॉवर उभरा, जो उसके माथे से होकर गुजरा और उसकी उंगली के आकार से घटकर उसकी हथेली के आकार का हो गया और उसके हाथ की हथेली में तैरने लगा। भयानक सुधार। विश्व शक्ति। स्वर्गीय उंगली 2। वास्तव में ये टूट गया है। वांग टेंग ने अपने माथे को सिकोड़ते हुए अंदर ही अंदर आहें भरते हुए कहा। एल्डर हुई के समूह से आध्यात्मिक हमले को झेलते हुए वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। 9 खजानों का शिवालय लगभग टूट चुका था। सौभाग्य से शाश्वत चरण आभा के संवर्धन के साथ यह मुश्किल से बचा रह सका। लगता है मुझे 9 खजानों के शिवालय को फिर से परिष्कृत करने की जरूरत है, वांग टेंग ने खुद से कहा। अब जबकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांड के चरण के शिखर पर पहुंच गई थी, तो उसे एक बार फिर से परिष्कृत करने का समय आ गया था। उसके पास बुद्ध का सूत्र था जिसे ब्रह्मांड स्तर तक विकसित किया जा सकता था। हालांकि वह अभी केवल ब्रह्मांड स्तर पर था, फिर भी वह इसका उपयोग जारी रख सकता था। हालांकि एक बार जब वह ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच गया तो उसे साधना जारी रखने के लिए बुद्ध के सूत्र की शेष परतों को खोजने की आवश्यकता होगी। ये सोचकर वांग टेंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बुद्ध का सूत्र बहुत रहस्यमय था। कई शाश्वत अवस्था के दिव्य आत्मा गुरु शायद इसे पा भी ना पाएं। उसने बुद्ध के सूत्र की पहली 3 परतें संयोग से ही प्राप्त की थी, भक्षण शून्यता जानवर की विरासत की यादों की बदौलत। बुद्ध के सूत्र के शेष भाग को ढूंढना अत्यंत कठिन होगा। बस चलो, जब वह पुल आएगा तो उसे पार कर लेंगे। वांग टेंग ने आगे के विचारों को एक तरफ रखते हुए अपना सिर हिलाया। उसने 9 खजाने वाले पगोडा को फिर से बनाने से पहले विशेषता बुलबुले की सूची तैयार करने की तैयारी की। अगला था अग्निबल नक्षत्र, जिसके बारे में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वांग टेंग का अग्निबल नक्षत्र बहुत पहले ही ब्रह्मांड के चरण के शिखर पर पहुंच चुका था। इसके बाद विश्व शक्ति का गुण आया, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। विश्व शक्ति। वांग टेंग अपनी ठोड़ी को सहलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब उसे यह मिला था और उसे नहीं पता था कि इसका क्या उपयोग है।
जैसे ही गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, उसके भीतर एक अजीब शक्ति प्रकट हुई और फिर उसके आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन का आंतरिक ब्रह्मांड थोड़ा कांप उठा, मानो उसमें कोई सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा हो, मानो उसमें जीवन शक्ति का एक संकेत जुड़ गया हो। यह एहसास बहुत ही अजीब था। वांग टेन के आंतरिक ब्रह्मांड में जीवन की कोई मौजूदगी नहीं थी, फिर भी उसे इसका एक संकेत महसूस हुआ। यह अत्यंत स्पष्ट था, उसके शरीर के भीतर आंतरिक ब्रह्मांड के हर कोने में छिपा हुआ था। उसके आंतरिक ब्रह्मांड में जीवन शक्ति का धागा जीवन को जन्म देने के लिए, वास्तव में एक छोटी सी दुनिया बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि इसने उसके आंतरिक ब्रह्मांड को असाधारणता का एक संकेत दिया, कुछ ऐसा जो अन्य ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं के पास नहीं था। वांग टेन की आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठीं। अचानक उसने अपना हाथ हिलाया और एक अजीब अदृश्य शक्ति तुरंत फैल गई, उसके हाथ के चारों ओर लिपट गई। क्या ये वह विश्व शक्ति है जिसे केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ही नियंत्रित कर सकते हैं? वह खुद से ही सोच रहा था, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह भी ब्रह्मांड के स्तर पर ही था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसने विश्व शक्ति को समझ लिया है जिसे केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति के नियमों की शक्ति पर उन्होंने जो महारत हासिल कर ली थी, जिसे केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ही समझ सकते थे, उसे देखते हुए यह अब इतना आश्चर्यजनक नहीं लगता था। सिस्टम के मार्गदर्शन से कुछ भी संभव था। इसके अलावा उसके पास शाश्वत पदार्थ भी था। शाश्वत पदार्थ की तुलना में विश्व शक्ति पदानुक्रम के मामले में थोड़ी कमतर थी, इस पर कोई बवाल मचाने लायक नहीं था। वांग टेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से सोचने लगा। अचानक एक के बाद एक उसके दिमाग में अंतर्दृष्टियां उभरने लगीं। उसके मन में विश्व शक्ति विघटित होती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि अलग अलग धागों से बनी एक मोटी रस्सी। एक एक करके धागों को इस तरह तोड़ा जा रहा था मानो एक के बाद एक शक्तियां अलग होती जा रही हों, जिससे उसे उनका सार दिखाई दे रहा था। तो यह ऐसा ही है। वांग टेन के हाव भाव में थोड़ा परिवर्तन आया जब उसे अंततः इस विश्व शक्ति की संरचना समझ में आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उत्पत्ति के नियमों की उच्च स्तरीय शक्ति थी जो बल, डोमेन और यहाँ तक कि जीवन शक्ति के साथ संयुक्त थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना रहस्यमय था। ये शक्ति वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई में वे ज्यादातर एक दूसरे के हमलों को कुचलने के लिए विश्व शक्ति का इस्तेमाल करते थे। इस शक्ति की टक्कर सीधे प्रतिद्वंद्वी की छोटी दुनिया के पतन का कारण बन सकती थी, जो बेहद भयानक थी। इसलिए ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं से निपटना बहुत मुश्किल था। उनकी तुलना में स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा दुनिया से अलग थे। अंतर बहुत बड़ा था। ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। वांग टेन की एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को मारने की क्षमता वास्तव में राक्षसी और विश्वास से परे थी। अब जबकि मेरे पास विश्व शक्ति है, तो भविष्य में जब मैं ब्रह्मांड स्तर के अस्तित्वों का सामना करूंगा तो मेरे पास एक और तुरुप का पत्ता होगा। वांग टेन ने विशेषताओं वाले बोर्ड को देखते हुए मन ही मन सोचा। विश्व शक्ति 7000/10,000 प्रथम श्रेणी। 7000 विशेषता मूल्य अंकों के साथ विश्व शक्ति पर वांग टेन की महारत प्रथम रैंक तक पहुंच गई। उत्पत्ति के नियमों, शाश्वत पदार्थ तथा अन्य शक्तियों की तरह ही संसार की शक्ति भी स्तरों के अनुसार विभाजित थी। विश्व शक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता है, व्यक्ति की क्षमताएं उतनी ही मजबूत होती हैं। विश्व शक्ति का स्तर काफी हद तक उत्पत्ति के नियमों की शक्ति की महारत पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए, कानून की प्रथम श्रेणी की शक्ति अधिकतम प्रथम श्रेणी की विश्व शक्ति पर प्रभुत्व जमा सकती है। यह इससे अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, कानून की प्रथम श्रेणी की शक्ति अधिकतम प्रथम श्रेणी की विश्व शक्ति पर प्रभुत्व जमा सकती है। यह इससे अधिक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि उत्पत्ति के नियमों की द्वितीय श्रेणी की शक्ति के साथ भी केवल प्रथम श्रेणी की विश्व शक्ति पर ही अधिकार करना संभव था, जैसा कि अब वांग टेन कर रहा है। अपनी वर्तमान उपलब्धियों के कारण वह द्वितीय श्रेणी की विश्व शक्ति बनने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। संक्षेप में, विश्व शक्ति को समझने के लिए लंबे समय तक चिंतन और प्रयोग की आवश्यकता थी। यह कोई आसान बात नहीं थी। इसके अलावा विश्व शक्ति में कोई विशेषता भेद नहीं था। उत्पत्ति के नियमों की किसी भी तरह की शक्ति को विश्व शक्ति में परिष्कृत किया जा सकता था। विश्व शक्ति में जितनी अधिक विविधतापूर्ण विशेषताएं समाहित होती हैं, वह स्वाभाविक रूप से उतनी ही मजबूत होती जाती है। ये निश्चित रूप से वांग टेन के लिए बहुत अच्छी खबर थी। आखिरकार उसने कानून की सबसे पूर्ण शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। यह एक ऐसा लाभ था जिसकी तुलना अन्य मार्शल योद्धा नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छा, वांग टेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब जब वह प्रथम श्रेणी की विश्व शक्ति को संघनित कर सकता है, तो इससे उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ऊपर वर्णित विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद शेष बुलबुले भी एक के बाद एक वांग टेन के शरीर में प्रवाहित हुए। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 8000।
अग्नि डोमेन 9वीं रैंक वास्तविकीकरण चरण तारांकन 3000। ज्वाला की उत्पत्ति 1200 अल्पविराम हेंगजांग फिजिक 6ठी रैंक 6500। पृथ्वी डोमेन 8वीं रैंक वास्तविकीकरण चरण तारांकन 2500। पृथ्वी की उत्पत्ति 1500। विश्वशक्ति 2000 हेंगजांग मुट्ठी अनंत चरण तारांकन 12000। अल्पविराम गुइजेंग फिजिक 6ठी रैंक तारांकन 7200। अग्नि डोमेन 9वीं श्रेणी वास्तविकीकरण चरण तारांकन 2200। ज्वाला की उत्पत्ति 1000 एड्स बाय पब फ्यूचर। विश्वशक्ति 1500। गुइजेंग ब्लेड कौशल अनंत चरण तारांकन 8500। अल्पविराम युनजांग फिजिक 6ठी रैंक तारांकन 7000। जल डोमेन 8वीं श्रेणी वास्तविकीकरण चरण तारांकन 3000। जल की उत्पत्ति 1200। विश्वशक्ति 1200। युनजांग तलवार कौशल अनंत चरण तारांकन 8000। अल्पविराम येजांग फिजिक 6ठी रैंक तारांकन 8200। वुड डोमेन 8वीं रैंक वास्तविकीकरण चरण तारांकन 3200। लकड़ी की उत्पत्ति 1200। विश्वशक्ति 1800। येजांग पाम अनंत अवस्था तारांकन 8500। अल्पविराम शौजांग फिजिक 6ठी रैंक तारांकन 8500। धातु डोमेन 9वीं श्रेणी वास्तविकीकरण चरण तारांकन 3500। धातु की उत्पत्ति 1500 एड्स बाय पब फ्यूचर। विश्वशक्ति 1500। शौजांग तलवार कौशल अनंत चरण तारांकन 9000। वांग टेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध और कुछ आश्चर्यचकित हो गया। इनमें से अधिकांश विशेषता बुलबुले 5 प्रमुख परिवारों के 5 परिवार प्रमुखों से आए थे और उनका स्तर कम नहीं था, जिससे वांग टेंग को महत्वपूर्ण मदद मिली। हालांकि कुछ अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा के अवशेषों से भी आए थे। दिव्य स्तर की अग्नि प्रतिभा के 8000 अंक वांग टेंग की दिव्य स्तर की अग्नि प्रतिभा को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 33600 बटा 50000। ये प्रतिभा धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही थी और वांग टेंग का मानना था कि इसे अमर स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब जबकि वांग टेंग के पास 5 तत्व दिव्य शरीर है, 5 शक्तियों में उसकी प्रतिभा एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है। अगर उसे दिव्य स्तर की अग्नि प्रतिभा के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी समग्र प्रतिभा एक सच्चे देव स्तर के प्राणी के बराबर हो सकती है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि वांग टेंग धोखा दे रहा था, जिसके कारण वह एक साथ इतनी सारी प्रतिभाओं का स्वामी बन सका। यहाँ तक कि 5 प्रमुख परिवारों के प्राचीन पूर्वज के पास अन्य शक्तियों की प्रतिभा नहीं थी, भले ही उनके पास 5 तत्व दिव्य शरीर था। इस मामले में वांग टेंग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब एल्डर हुई ने देखा कि वांग टेंग में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं तो वह वास्तव में आश्चर्यचकित हो गए। यह अवास्तविक था। फिर फायर डोमेन था 3000 अंक। उस अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा द्वारा ज्वाला डोमेन की समझ वास्तव में उल्लेखनीय थी, जो वास्तविकता चरण तक पहुंच गई थी और यह 9वें स्तर पर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रथम स्तर पर होने के बावजूद उसके पास तीसरे स्तर के ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा की शक्ति थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी क्षेत्र की समझ बढ़ाने से वास्तव में एक मार्शल योद्धा की ताकत में काफी वृद्धि हो सकती है। वास्तविकीकरण चरण सामान्य क्षेत्र से परे का अगला चरण था। वास्तविकीकरण चरण को समझने वाले योद्धा उन योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थे जिन्होंने केवल सामान्य क्षेत्र को ही समझा था। वांग टेंग का फ्लेम डोमेन अभी भी सामान्य 9वें स्तर पर था। अप्रत्याशित रूप से इस बार ये सीधे 9वें स्तर के वास्तविकीकरण चरण तक पहुंच गया, जिससे डोमेन की उनकी समझ तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई। एक पल में अनगिनत अंतर्दृष्टियां वांग टेंग के दिमाग में उमड़ पड़ीं। उसके मन में ज्वालाओं का एक विशाल सागर उभर आया। समुद्र की प्रत्येक ज्वाला में गहन और अद्वितीय अंतर्दृष्टि निहित थी, जिसने ज्वाला क्षेत्र में वांग टेंग की महारत को तेजी से आगे बढ़ाया। अग्नि डोमेन 3000 बटा 9000 9वीं रैंक वास्तविकीकरण चरण। वास्तविकीकरण चरण और साधारण डोमेन के बीच एक बड़ा अंतर था। वास्तविकीकरण चरण को समझने के बाद साधारण डोमेन की समझ अब वांग टेंग के गुण बोर्ड पर दिखाई नहीं दी। इस क्षण उनके वास्तविकीकरण चरण ने सामान्य क्षेत्र को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। अतीत में वास्तविकीकरण चरण के बारे में वांग टेंग की समझ सामान्य डोमेन की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए ये दूसरों पर हावी नहीं हो सका और इसे अलग करना पड़ा। लेकिन अब चीजें अलग थीं। वास्तविकीकरण चरण के बारे में वांग टेंग की समझ एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जो सामान्य क्षेत्र को पूरी तरह से मात दे रही थी। इसके अलावा सामान्य क्षेत्र के बारे में उनकी समझ भी पूर्ण अवस्था तक पहुंच गई थी। प्रतिद्वंद्वी एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था, इसलिए साधारण डोमेन की उनकी समझ स्वाभाविक रूप से पूर्ण अवस्था में थी। इससे उन्हें वास्तविकीकरण चरण को समझना शुरू करने की अनुमति मिली।
इसलिए जब वांग टेंग ने प्रतिद्वंद्वी की वास्तविकीकरण चरण की समझ को आत्मसात किया तो वह साधारण डोमेन की अपनी समझ को पूर्ण अवस्था तक बढ़ाने में सक्षम था। वांग टेंग के होठों पर मुस्कान आ गई, वह इस अनुभूति का आनंद ले रहा था। किसी क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करना अविश्वसनीय लग रहा था, जिसे पाने के लिए दूसरे लोग अथक संघर्ष करते हैं, फिर भी वह सीधे ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंच गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे उसका कितना समय बचेगा। वास्तव में ऐसी असमानताएं ही व्यक्तियों के बीच की खाई को बढ़ाती हैं। अब स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उनसे मुकाबला करना और भी अधिक असंभव हो जाएगा। यहाँ तक कि अकादमी के भीतर सबसे असाधारण प्रतिभाएं भी वांग टेंग की दक्षता के सामने कुचल दी जाएंगी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें विश्वास था कि उनके स्तर का कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इन डोमेन अंतर्दृष्टियों को एक तरफ रखते हुए जब वांग टेंग ने 10वीं क्षेत्र शक्ति को तोड़ा तो उसने पहले ही ब्रह्मांड के स्तर पर एक अद्वितीय स्थिति हासिल कर ली थी। इस क्षेत्र में कोई भी उसकी शक्ति से मेल नहीं खा सकता था। वांग टेंग का वर्तमान लक्ष्य पिछली पीढ़ियों की प्रतिभाओं को पार करना था, शायद अकादमी मध्यस्थता संघ के साथ न्यायाधीशों को भी पीछे छोड़ना। बेशक वे पहले से ही शाश्वत चरण में थे और वांग टेंग निश्चित रूप से अभी तक उनका मुकाबला नहीं था। हालांकि उसने उन 7 जजों का पीछा करने का अधिकार अर्जित कर लिया था। अभी वह पहले से ही उनकी पीठ देख सकता था। वास्तविकीकरण चरण डोमेन के अलावा अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने भी ज्वाला की उत्पत्ति विशेषताओं की एक बड़ी मात्रा को गिरा दिया, कुल 1200 अंक। भयानक सुधार, विश्व शक्ति, स्वर्गीय उंगली 4, ज्वाला की उत्पत्ति 10,500 बटा 20,000 द्वितीय श्रेणी। ये विशेषताएं वांग टेंग के लिए भी उपयोगी हैं, जो ये दर्शाती हैं कि प्रतिद्वंद्वी की मूल की समझ भी दूसरे दर्जे पर पहुंच गई है। अफसोस की बात यह थी कि वह वांग टेंग के बराबर ही था, अन्यथा वह वांग टेंग के हाथों में नहीं पड़ता। इसके बाद 5 परिवार के मुखियाओं के गुण बुलबुले हैं। इन गुण बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वांग टेंग के शरीर में कुछ परिवर्तन हुए। इन 5 परिवार के मुखियाओं की शारीरिक बनावट 6ठी रैंक तक पहुंच गई है, जो निस्संदेह हिंगजांगमो और गुइजांग यान जैसे युवा पीढ़ी के योद्धाओं से आगे निकल गई है। युनजांग शारीरिक गठन 7,000 बटा 60,000 6ठी रैंक। हिंगजांग फिजिक 6,500 बटा 60,000 6ठी रैंक। येजान काया 8,200 बटा 60,000 6ठी रैंक। गुइजेंग फिजिक 7,200 बटा 60,000 6ठी रैंक। शोजांग फिजिक 8,500 बटा 60,000 6ठी रैंक। हालांकि वांग टेंग ने पहले ही अपने 5 तत्व दिव्य शरीर को 6ठे स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन 5 परिवारों की व्यक्तिगत काया उसके लिए उपयोगी बनी हुई है। जब तक वह इन काया को पर्याप्त रूप से उच्च स्तर तक बढ़ाता है, तब तक वह 5 तत्व दिव्य काया को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद डोमेन की शक्ति आती है। वांग टेंग को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि 5 परिवार के मुखियाओं के डोमेन वास्तविकता के चरण में पहुंच चुके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, जैसा कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं से अपेक्षित था, उनके द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले कुछ ऐसे नहीं थे जिनकी तुलना स्वर्ग स्तर से नीचे के मार्शल योद्धा कर सकते थे। अभी हाल ही में उसने अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की मदद से अग्नि क्षेत्र को बढ़ाया। अब वांग टेंग के सभी 5 तत्व क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वांग टेंग के दिमाग में कुछ अंतर्दृष्टि उभरती है, जो एक बार फिर भ्रम में बदल जाती है। कुछ आग के विशाल समुद्र हैं, कुछ हरे भरे जंगल, विशाल महासागर, अंतहीन रूप से फैली उजाड़ भूमि और धातु से बने विशाल ग्रह हैं। यह अंतर्दृष्टि इतनी व्यापक है कि वांग टेंग को इन्हें पूरी तरह से आत्मसात करने में एक क्षण ही लगा। इस पल को कम मत आंकिए। पहले वांग टेंग एक पल में ही अंतर्दृष्टि को आत्मसात कर लेते थे, लेकिन इस बार इसमें बहुत अधिक समय लगा, जो कि काफी दुर्लभ था। हालांकि लाभ भी बहुत अधिक थे। 5 तत्व डोमेन के बारे में वांग टेंग की समझ वास्तविकता के चरण तक पहुंच गई थी, जिसमें सबसे कम 8वें स्थान पर था और उच्चतम का तो कहना ही क्या, जो 9वें स्थान पर पहुंच गया था। धातु डोमेन 3,500 बटा 9,000 9वीं श्रेणी का वास्तविकीकरण चरण। लकड़ी डोमेन 3,200 बटा 8,000 8वीं रैंक वास्तविकीकरण चरण। जल डोमेन 3,000 बटा 8,000 8वीं श्रेणी का वास्तविकीकरण चरण। अग्नि डोमेन 5,200 बटा 9,000 9वीं रैंक वास्तविकीकरण चरण। पृथ्वी डोमेन 2,500 बटा 8,000 8वीं श्रेणी का वास्तविकीकरण चरण। खास तौर पर अग्नि क्षेत्र, हाल ही में हुई वृद्धि के आधार पर इसमें 2,200 अंकों की वृद्धि हुई, जो अन्य तत्वों की तुलना में कहीं अधिक है। एड्स बाय पब फ्यूचर, इसके साथ ही वांग टेंग की साधारण डोमेन अंतर्दृष्टि भी परिपूर्ण 9वीं रैंक तक पहुंच गई थी, जिसे आगे किसी वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी। डोमेन की अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने के बाद उत्पत्ति के अधिक गहन नियमों की बात आई। इसी प्रकार 5 परिवार प्रमुखों से 5 तत्वों की उत्पत्ति के नियमों की जानकारी वांग टेंग को काफ़ी सहायता प्रदान करती है, जिससे उसे अपने मौलिक गुणों को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
इसी समय ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं द्वारा मूल विशेषता बुलबुले भी गिराए गए थे। आदिकालीन नियमों की उनकी समझ दूसरे दर्जे से भी अधिक थी, इसलिए यह वांग तेंग के लिए भी समान रूप से लाभदायक थी। प्रतिभा और डोमेन के बारे में विशेषता बुलबुले के लिए वे 5 मुख्य परिवार के प्रमुखों की अंतर्दृष्टि की तुलना में फीके हैं, इसलिए वे वांग तेंग के लिए कोई महत्व नहीं रखते थे। धातु की उत्पत्ति 9500/20,000 द्वितीय श्रेणी। लकड़ी की उत्पत्ति 10,500/20,000 द्वितीय श्रेणी। जल की उत्पत्ति 8,600/20,000 द्वितीय श्रेणी। ज्वाला की उत्पत्ति 14,500/20,000 द्वितीय श्रेणी। पृथ्वी की उत्पत्ति 7,500/20,000 द्वितीय श्रेणी। हालांकि खेदजनक पहलू ये था कि इन ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं द्वारा छोड़े गए मूल गुण सीमित थे, जो अग्नि तत्व ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा द्वारा छोड़े गए गुणों से बहुत कम भिन्न थे। वांग तेंग ने अनुमान लगाया कि शायद उनके पास कार्रवाई करने के लिए बहुत ज्यादा मौके नहीं थे। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा केवल 5 परिवार के मुखियाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार थे। दोनों पक्षों ने वास्तविक युद्ध में भाग नहीं लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के विपरीत, जो जीवन मृत्यु संघर्ष में लगा हुआ था। इस प्रकाश में 5 परिवार के मुखिया वास्तव में ब्रह्मांड चरण के शिखर पर थे। ऐसा लगता था कि वे अभी भी हिशान रॉयल कबीले के अस्तित्व से डरते थे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा के साथ एक हताश युद्ध में शामिल होने का इरादा नहीं किया था। अन्यथा उनकी ताकत के साथ अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यह एहसास होते ही वांग तेंग को अचानक परेशानी महसूस हुई। अरे, वे सभी चालाक बूढ़े लोमड़ी थे। सौभाग्य से वांग तेंग अभी भी उनसे लाभ उठा सकता था, जो उसके लिए कुछ हद तक राहत की बात थी। इसके अलावा वह 5 प्रमुख परिवारों को भी मात देने में कामयाब रहे। आखिरकार उसने 5 दफन टोकन और उनकी सबसे शक्तिशाली प्रतिभा 5 तत्व दिव्य काया प्राप्त कर ली है। 5 प्रमुख परिवार उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वे उसके प्रति आभारी महसूस करते थे। वे संभवतः उससे भी अधिक निराश थे। इसके अलावा इन ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं ने भी काफी मात्रा में विश्व शक्ति विशेषता मूल्यों को गिरा दिया। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं के साथ परिवार के मुखियाओं ने सामूहिक रूप से विश्व शक्ति विशेषता मूल्यों के 13,500 अंक गिरा दिए। यह आंकड़ा काफी प्रभावशाली था। वांग तेंग की आंखें चमक उठीं। विश्व शक्ति 10,500/20,000 द्वितीय श्रेणी। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने बताया था कि उनकी विश्व शक्ति केवल प्रथम स्थान पर थी, और अब वह सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस विकास के साथ वांग तेंग अकेले ही दूसरे दर्जे की विश्व शक्ति बन सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक इसे ध्यानपूर्वक महसूस किया और तुरंत पुष्टि की कि उनके आंतरिक ब्रह्मांड के भीतर जीवन शक्ति और भी सघन हो गई थी। ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने का इंतजार किए बिना उसका आंतरिक ब्रह्मांड पहले से ही जीवन का पोषण शुरू कर सकता है। वांग तेंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं जब वह अपने मन में इस विषय पर विचार कर रहा था। भयानक सुधार, विश्व शक्ति, स्वर्गीय उंगली 5। इसके बाद 5 प्रमुख परिवारों की अद्वितीय युद्ध तकनीकें सामने आईं, जो सभी शाश्वत चरण तकनीकें थीं, जो वांग तेंग की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करती थीं। इसके अलावा इस बार उन्होंने जिन युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया, वे सीधे शाश्वत चरण वाली थीं, अधूरी नहीं थीं। इन गुण बुलबुले में न केवल 5 परिवार के मुखियाओं द्वारा गिराए गए बुलबुले शामिल थे, बल्कि शाश्वत चरण के पूर्वजों द्वारा गिराए गए बुलबुले भी शामिल थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास पूरी शाश्वत चरण की युद्ध तकनीक थी, जो युवा पीढ़ियों द्वारा महारत हासिल ब्रह्मांड चरण और स्वर्ग चरण तकनीकों के विपरीत थी। हे हिंगजांग मो, गुइजांग ज्ञान और अन्य लोगों को शाश्वत चरण साधना विधियां नहीं मिली, लेकिन मुझे पहले मिल गईं। अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे काफी निराश होते। वांग तेंग ने मन ही मन हंसते हुए कहा। ये दूसरों से लाभ उठाने का आनंद था। यहाँ तक कि 5 प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को भी उनके जितना ज्ञान नहीं था। युनजांग तलवार कौशल अनंत चरण 2,500/15,000 विशिष्ट। हिंगजांग मुट्ठी अनंत चरण 8,000/15,000 विशिष्ट। गुइजेंग ब्लेड कौशल अनंत चरण 3,700/15,000 विशिष्ट। युनजांग तलवार कौशल अनंत चरण 3,800/15,000 विशिष्ट। येजांग पाम अनंत चरण 5,000/15,000 विशिष्ट। इसके अलावा इन 5 युद्ध तकनीकों में वांग तेंग की निपुणता से विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच गई थी, जो एक बड़ी छलांग थी। मैंने 5 प्रमुख परिवारों का पूरी तरह से फायदा उठाया है। वांग तेंग ने अपनी थोड़ी को सहलाया, चुपचाप विचार करते हुए। प्रतिभाओं से लेकर युद्ध तकनीकों तक ऐसी कौन सी चीज है जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया। अब कोई नहीं बचा था, सब उसके हाथ में थे। दुर्भाग्य से वह उन शाश्वत मंच शक्तियों का लाभ उठाने की हिम्मत नहीं कर सका।
वह केवल भविष्य की प्रतीक्षा कर सकता था। वह उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि उन्होंने उन्हें स्वयं गिराया था, इसलिए वह निश्चित रूप से उनका लाभ उठा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्डर हुई और 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत चरण के पूर्वजों ने लड़ाई की। उनके गुण बुलबुले सबसे महत्वपूर्ण थे। वांग टेंग ने उन्हें आखिरी के लिए बचा लिया। हेईशान सम्राट पाम 9500। हेईशान सम्राट फिंगर 12000। शाश्वत पदार्थ तारांकन 350। शाश्वत चेतन 1500। अल्पविराम। शाश्वत पदार्थ तारांकन 120। अल्पविराम। शाश्वत पदार्थ तारांकन 160। अल्पविराम। जैसे ही प्रत्येक विशेषता बुलबुला वांग टेंग के शरीर में विलीन हुआ, उसके मुंह के कोनों पर एक अनियंत्रित वक्र का निर्माण हुआ। बूढ़े आदमी, अब समय आ गया है कि मैं कुछ ब्याज इकट्ठा करूं। वांग टेंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि एल्डर हुई ने पहले भी उसे कैसे दबाया था। आखिरकार जीतने के बावजूद यह अत्यधिक ताकत के माध्यम से नहीं था, जिससे वह निराश महसूस कर रहा था। अब एल्डर हुई की विशेषताओं का कुछ लाभ उठाकर वह उस हताशा से कुछ राहत पा सकता था। एल्डर हुई ने वास्तव में एक शाश्वत चरण शासक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा। पूरी तरह से संलग्न हुए बिना भी उन्होंने जो विशेषता बुलबुले गिराए वे काफ़ी उल्लेखनीय थे। सबसे पहले युद्ध तकनीक की 2 विशेषताएं थीं। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग की चेतना में विलीन हुए, प्रकाश की 2 किरणें प्रकट हुईं। प्रकाश की एक किरण ने हथेली की तकनीक का प्रदर्शन किया। जैसे ही हथेली की तकनीक को अंजाम दिया गया, शून्य में एक विशाल हथेली की छाप प्रकट हुई, जो भयानक रूप से भयानक थी। एल्डर हुई ने पहले जो हथेली का प्रहार किया था, उसकी तुलना में ये प्रहार शक्ति और परिमाण दोनों में उससे आगे निकल गया। हेईशान सम्राट पाम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने ये युद्ध तकनीक पहले ही शान रॉयल कबीले के एक युवा सदस्य से प्राप्त की थी, लेकिन वह अभी अभी इस तकनीक में पारंगत हुआ था। अब अधिक विशेषता मूल्यों के अधिग्रहण के साथ वह इसे और बेहतर बना सकता था। हेईशान सम्राट पाम अनंत चरण 2100/15000 विशिष्ट। वांग टेंग ने कई दशकों तक अभ्यास किया था, जैसे कि उन्होंने कई तरह की अंतर्दृष्टियां हासिल की हों। हेईशान सम्राट पाम पर उनकी महारत तुरंत ही पारंगत से विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त वहां प्रकाश की एक और किरण थी, जो उंगली की तकनीक प्रदर्शित कर रही थी। वहां कोई चमकदार हरकतें नहीं थीं, केवल उंगली का एक सरल संकेत था, जो उत्पत्ति के नियमों की अंतहीन शक्ति को एकत्रित कर रहा था, उस पर शाश्वत पदार्थ को संघनित कर रहा था, और एक विशाल छायादार उंगली का निर्माण कर रहा था जो शून्य से विस्तारित हो रही थी। ये ठीक वही उंगली तकनीक थी जिसे एल्डर हुई ने पहले इस्तेमाल किया था। वांग टेंग को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि प्रतिद्वंद्वी की उंगली ने उस पर कितना दबाव डाला था, जिससे उसका शरीर लगभग गिर गया था और वह मौके पर ही मर गया था। अब ये संबंधित अंतर्दृष्टियां उसके दिमाग में उभरी, जिससे उसकी धारणा थोड़ी बदल गई। यह उंगली तकनीक। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ और वह झिझका, ये सिर्फ शाश्वत मंच से अधिक प्रतीत होता है। जल्द ही उसके मन में मौजूद छवियां गायब हो गईं, पूरी तरह से उसकी चेतना में विलीन हो गईं, और एक स्मृति प्रकट हुई। यह एक अपूर्ण युद्ध तकनीक है और अपनी अपूर्ण अवस्था में भी इसकी शक्ति दैवीय स्तर की तकनीकों के बराबर है। वांग टेंग हैरान और प्रसन्न था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उंगली की यह तकनीक इतनी जबरदस्त थी। यह अविश्वसनीय था। सिर्फ अधूरा होने के कारण ये दैवीय स्तर की तकनीकों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अगर यह पूर्ण होता तो ये कितना शक्तिशाली होता। वांग टेंग इसकी कल्पना तो नहीं कर सकता था, लेकिन निस्संदेह यह उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। यह आकाश से गिरती हुई पाई के समान था, जिससे उसे थोड़ा चक्कर आ गया। दिव्य स्तर की तकनीकों से मुकाबला करने का मतलब था कि यह व्यावहारिक रूप से दिव्य था, जिसमें खोज करने की और भी अधिक क्षमता थी। एल्डर हुई ने वास्तव में उसे बहुत सम्मान दिया था, उसे इतनी शक्तिशाली युद्ध तकनीक उपहार में दी थी। स्वर्गीय उंगली अपूर्ण, अज्ञात, 2000/30,000 अच्छी तरह से वाकिफ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वर्गीय उंगली। वांग टेंग ने सोचा, ऐसा लगता है कि यह उंगली तकनीक हेईशान सम्राट उंगली के लिए विशिष्ट नहीं है। अन्यथा उनकी शैली को देखते हुए इसे हेईशान उंगली कहा जाएगा। उनकी अटकलें सही थीं। ये तकनीक एल्डर हुई को एक रहस्यमयी जगह से मिली थी, जहां उन्होंने दशकों तक इसे समझने में बिताया, फिर इस उंगली तकनीक का सार समझ पाए। उन्होंने इसे हेईशान शाही कबीले के युवक को भी नहीं सिखाया। वांग टेंग ने कभी नहीं सोचा था कि अब उन्हें इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा एल्डर हुई द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले प्राप्त करने के बाद वांग टेंग की स्वर्गीय उंगली की महारत सीधे नींव से अच्छी तरह से निपुण चरण तक पहुंच गई, एक ही बार में 2 स्तरों की छलांग लगाए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि यह तकनीक दैवीय स्तर की तकनीकों से टक्कर लेती है, और पारंगत अवस्था तक पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसे विकसित करने में बहुत समय लगता है। यहाँ तक कि एल्डर हुई के लिए भी उनकी निपुणता केवल छोटी उपलब्धि के स्तर तक ही पहुंची थी।
जब मैं शाश्वत अवस्था में पहुंच जाऊंगा तो मुझे एल्ड हुई को कुचलने के लिए इस दिव्य उंगली का उपयोग करना होगा। वांग टेंग ने अपनी छोटी नोटबुक में नाराजगी को लिखते हुए प्रतिज्ञा की। सिर्फ इसलिए कि वह उसे अभी नहीं हरा सका इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में भी नहीं हरा सकेगा। इसके अतिरिक्त एल्ड हुई और 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत चरण के पूर्वजों ने शाश्वत पदार्थ विशेषताओं में काफ़ी कमी की, जो कि कुल मिलाकर आश्चर्यजनक रूप से 1050 अंक थी। अनंत पदार्थ 5230/10,000 प्रथम श्रेणी। वांग टेंग का शाश्वत मामला इस बार 5000 अंकों को पार कर गया था, जो पहले स्तर के आधे रास्ते के करीब था। अगर वह दूसरे स्तर तक पहुंच पाता तो यह वाकई असाधारण होता। कई नए पदोन्नत शाश्वत चरण मार्केस शायद इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। बिना अधिक सोचे समझे वांग टेंग ने अपना ध्यान अंतिम गुण बुलबुले की ओर मोड़ दिया, शाश्वत चेतना। सच कहूं तो इस विशेषता बुलबुले ने वांग टेंग को काफ़ी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर हुई उसके खिलाफ अनंत चेतना का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ तक कि उसे गिरा भी देंगे। वांग टेंग के लिए शाश्वत चेतना निस्संदेह एक अच्छी चीज़ थी। उनकी अडिग युद्ध चेतना शाश्वत स्तर पर पहुंच गई थी और अब इस शाश्वत चेतना का उपयोग उनकी युद्ध चेतना को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था, क्योंकि वे एक सामान्य आधार साझा करते थे। अविचल लीटिंग युद्ध चेतना शाश्वत अवस्था 6000/50,000 चौथा रैंक। वारपात की लीटिंग बैटल चेतना में अचानक काफ़ी सुधार हुआ। उसकी चेतना मजबूत हो गई, जिससे उसे अजेय होने का एहसास हुआ। शाश्वत चेतना बहुत उपयोगी थी। वांग टेंग ने कई बार मजबूत विरोधियों के दबाव और प्रभुत्व का विरोध करने के लिए इस तरह की चेतना पर भरोसा किया, अन्यथा उनमें उनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं होती। निम्न स्तर के योद्धा मजबूत विरोधियों का सामना क्यों नहीं कर पाते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी चेतना पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी, जिसके कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी थी और वे अपना सिर नीचे झुकाए रखते थे। दुर्भाग्य से चेतना को विकसित करना अत्यंत कठिन और रहस्यमय था और बहुत कम लोग इसे अपने दायरे से बहुत आगे बढ़ा पाते थे। आमतौर पर यह समय के संचय और व्यक्ति के अपने दायरे पर निर्भर करता था, जो संगत चेतना को विकसित करने के लिए एक आधार के रूप में था। जब वांग टेंग एकांत में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, तब अंततः 5 दफन सितारों से संबंधित उथल पुथल फैल गई। आभासी नेटवर्क पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है तथा इसके प्रसारण से कोई भी कोना अछूता नहीं रह गया है। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स द्वारा 5 ब्यूरियल स्टोर्स की घेराबंदी फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र की प्रमुख ताकतें इस मामले पर ध्यान दे रही थीं तथा 5 दफन सितारों की पैतृक भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए मजबूत व्यक्तियों और प्रतिभाओं को भेज रही थीं। अब जब उथल पुथल शांत हो गई थी तो स्वाभाविक रूप से उन्हें खबर का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। इस लड़ाई में सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में वांग टेंग ने इन ताकतों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। खास तौर पर ड्यूक याहेंग, एज्योर स्काई आइलैंड से बी चुनरो, गोल्डन पीक सिटी से जिन होनकाई और अन्य लोग जो वहां मौजूद थे। उन्होंने वांग टेंग की असाधारण प्रतिभा को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उनका बहुत सम्मान करते थे। वर्चुअल नेटवर्क पर कुछ वीडियो सामग्री के प्रसार के साथ विभिन्न गुटों के लोग आश्चर्यचकित हो गए। वांग टेंग के प्रति उनका सम्मान कई स्तरों पर बढ़ गया। वे अब उसे एक साधारण ब्रह्मांड मंच योद्धा के रूप में नहीं देख सकते थे। इसके साथ ही वांग टेंग की लड़ाइयों के वीडियो आभासी ब्रह्मांड में फैल गए, जिससे सनसनी फैल गई। पार्षद वांग टेंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। भयानक। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक ब्रह्मांड मंच योद्धा है? ये बहुत असाधारण है। वह ब्रह्मांड मंच की शक्तियों को मार सकता है। ब्रह्मांड स्तर के शक्तिशाली लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपने उसे एक शाश्वत स्तर के शासक के हमले का सामना करते हुए और यहाँ तक कि पलटवार करते हुए नहीं देखा? अगर हम होते तो हम पहले ही राख में तब्दील हो चुके होते। क्या ये स्टेलर अकादमियों की प्रतिभा है? अविश्वसनीय। उसके पास कितनी प्रतिभाएं हैं, क्या कोई गिन सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि काउंसलर वांग टेंग अंतरिक्ष प्रतिभा धारक होंगे। ऐसे प्राणी वर्षों से दिखाई नहीं दिए हैं। और उसे 3 प्रकार की दिव्य ज्वालाएं कैसे प्राप्त हुईं? क्या उसे जलकर मर जाने का डर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक शक्तिशाली अग्नि प्रतिभा भी है, जो दिव्य ज्वालाओं की झुलसा देने वाली गर्मी का प्रतिरोध करने में सक्षम है? क्या तुम्हें पता है कि वह एक शाश्वत अवस्था शासक की आभा को झेल सकता है? उसकी चेतना कितनी मजबूत है? ये चेतना कैसे संयमित थी? एक ब्रह्मांड मंच योद्धा संभवतः अपनी चेतना को इस हद तक कैसे गढ़ सकता है? क्या तुमने उसके द्वारा प्रदर्शित चमत्कारों पर ध्यान दिया? असली ड्रैगन के अलावा मैं अन्य 2 को नहीं पहचानता। ऐसा लगता है कि यह किसी प्राचीन जाति का है। इतनी बड़ी कदकाठी के कारण इनका नाम नहीं बताया जा सकता। वे 5 भंवर क्या हैं? क्या वे भी किसी प्रकार की प्रतिभा हैं? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, ये बहुत भयानक है। ये तीनों ही घटनाएं अत्यंत भयावह प्रतीत होती हैं। साधारण योद्धाओं के लिए इनमें से किसी एक को बुलाना पहले से ही उल्लेखनीय बात है ना?
मुझे आश्चर्य है कि वांग टेंग ने इन्हें कैसे विकसित किया। राक्षसी, सचमुच राक्षसी। अल्पविराम। आभासी ब्रह्मांड के नेटवर्क पर लोग वांग टेंग की असाधारण क्षमताओं से मंत्रमुग्ध होकर उसकी प्रतिभा और ताकत के बारे में चर्चा और अटकलें लगाते हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा सचमुच आश्चर्यजनक और दुर्लभ थी, जिसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। इस बीच वांग टेंग की प्रतिभा और क्षमता की खबरें वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के मुख्यालय तक पहुंच गईं, जिससे काफी हलचल मच गई। वांग टेंग की प्रतिभा और क्षमता पहले से ही इस ब्रह्मांडीय दिग्गज वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। मूल रूप से वांग टेंग से संबंधित अनुबंध संबंधी मामलों को लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। स्टार रैंकिंग में एक उभरते सितारे के रूप में वह असाधारण थे। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ अधिक रूढ़िवादी हैं जो निर्णय लेने से पहले एक और अवलोकन अवधि का सुझाव देते हैं, विशेष रूप से ये देखने के लिए कि स्टेला अकादमी में प्रवेश करने के बाद वह कैसा प्रदर्शन करता है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इतने कम समय में वह अकादमी मध्यस्थता संघ का सदस्य बन गया और उसने और भी अधिक दुर्जेय क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अब वह ब्रह्मांड स्तर की शक्तिशाली शक्तियों का भी सामना कर सकता था तथा अनंत स्तर के शासक को भी पीछे धकेल सकता था। इन सब बातों से यह साबित हो गया कि वांग टेंग की क्षमता अपार थी। आभासी ब्रह्मांड वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के मुख्यालय का नाम वर्ल्ड आइलैंड रखा गया था, जो शून्य में लटका हुआ एक विशाल द्वीप था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। विश्व द्वीप पर ऊंची ऊंची चोटियां उभरी हुई हैं जिनके शिखर दिखाई नहीं देते। इन चोटियों में से एक सबसे अलग थी वर्ल्ड किंग माउंटेन, जो वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन का हृदय स्थल है, जहां सभी प्रमुख बैठकें आयोजित की जाती थीं। अब विश्वराजा पर्वत के शीर्ष पर स्थित भव्य हॉल के भीतर चमकदार प्रक्षेपण झिलमिलाते हैं। ये कंपनी के शीर्ष अधिकारी हैं, अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति जो अनगिनत वैश्विक क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं तथा प्रत्येक अपने आप में एक प्रभावशाली शक्ति है। जब वे फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन से प्राप्त जानकारी की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें वांग टेंग के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी शामिल थी, तो उन सभी पर चुप्पी छा गई। बैठक काफी देर तक चली, जिसमें प्रतिभागियों ने वांग टेंग की अनुबंध शर्तों पर विचार विमर्श किया। बैठक के समाप्त होने में पूरा आधा घंटा लग गया। इतने लंबे जीवन वाले प्राणियों के लिए आधा घंटा पलक झपकने के समान था। फिर भी उनके फैसलों के लिए अक्सर सिर्फ एक शब्द, एक विचार की जरूरत होती थी। उन्हें शायद ही कभी इतने लंबे समय तक चिंतन करने की जरूरत पड़ती थी। उनके लिए आधा घंटा असाधारण रूप से लंबा समय था। अल्पविराम। शून्य में एक बेड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था। बेड़े के प्रत्येक जहाज पर एक विशाल काली खोपड़ी का प्रतीक चिन्ह लगा था, जो स्पष्ट रूप से 5 ब्यूरियल स्टॉर्स से प्रस्थान करने वाले ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का प्रतीक चिन्ह था। मुख्य पोत के अंदर एल दहुई एक विशाल मेडिकल रिकवरी पॉड के पास खड़े हैं और उसके अंदर हेशान गण की आकृति को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर उदासी है। 2 हेशान गान की चोटें बहुत गंभीर थीं। उसका दिल छेद दिया गया था, एक घातक घाव जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता था। मेडिकल रिकवरी पॉड में दुर्लभ और कीमती स्पिरिट औषधियां तैनात की गईं, जिनका मूल्य 300 कैश सिक्कों से कहीं अधिक था। उन 600 अराजकता सिक्कों के बारे में सोचते हुए जिन्हें उस लड़के ने उससे छीन लिया था, इस शाश्वत अवस्था के शासक को भी पश्चाताप की तीव्र पीड़ा महसूस हुई। इतना ही नहीं, वहां एक शाश्वत स्तर की तलवार भी थी। उसने वह तलवार किसी दूसरे शाश्वत अवस्था के योद्धा से छीन ली थी। तलवार की अभी तक बाढ़ नहीं लगी थी और अब वह लड़के के लिए एक सौदा थी। इससे पहले उसे कभी इतनी हानि नहीं हुई थी। क्रैक क्रैक। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसका चेहरा अनायास ही क्रोध से विकृत हो गया। यहाँ कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था, इसलिए उसे अपनी भावनाएं छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक अदृश्य आभा चारों ओर फैल गई, जो धमकी दे रही थी कि यदि हेशान गान के ठीक होने की चिंता न की गई होती तो ये भड़क उठती। अचानक उसकी बंद मुट्ठी के बल के कारण उसकी हथेली में तेज दर्द हुआ, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन सी शक्ति है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्डर हुई ने अपनी हथेली को देखा, जहां मांस पर तलवार का गहरा घाव था। अजीब सी छोटी तलवार क्यों ही उसके अंदर बह रही थी, जिससे घाव भरने से रुक गया। यदि उसने अपनी शक्ति से रक्त प्रवाह को नियंत्रित न किया होता तो उसकी हथेली का रक्त बहुत पहले ही सूख गया होता। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह कुछ हद तक समय की शक्ति है? एल्डर हुई स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, जैसे कि उन्हें कुछ अविश्वसनीय एहसास हो रहा हो। असंभव, बिल्कुल असंभव। वह लड़का समय की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये निषिद्ध शक्ति है। उन्होंने तुरंत ही अपनी अटकलों को खारिज कर दिया तथा यह मानने से इनकार कर दिया कि वांग टेंग समय की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। एल्डर हुई के स्तर पर वह पहले से ही समय की शक्ति को छू सकता था और वह इससे अपरिचित नहीं था। फिर भी
ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो युद्ध तकनीक के रूप में समय की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इसलिए वह ये पुष्टि करने में झिझक रहा था कि उसकी हथेली में मौजूद शक्ति समय की शक्ति थी, यहाँ तक कि वह इस पर विश्वास करने से भी हिचकिचा रहा था। वांग टेंग की प्रतिभा ने उसे पहले ही बहुत बेचैन कर दिया था। अगर वांग टेंग के पास समय की शक्ति भी होती तो वह सचमुच दिन रात बेचैन रहता। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि 5 ब्यूरियल स्टोर्स की यह यात्रा इस तरह की घटना को जन्म देगी। जो ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए था, वह न केवल कोई लाभ पाने में विफल रहा, बल्कि हेशान गान को गंभीर रूप से घायल और बेहोश भी कर दिया। इसके अलावा उसने ऐसे प्राणी के साथ दुश्मनी भी बढ़ा ली थी। यह हर दृष्टिकोण से एक हारने वाला प्रस्ताव लग रहा था। नहीं, उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। एल्डर हुई ने चुपचाप संकल्प लिया और वांग टेंग को घेरने के लिए पारिवारिक बलों से संपर्क करने वाले थे। तभी हेशान गान ने हलचल मचाई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसका चेहरा डर के भाव से पीला पड़ गया था, मानो अभी भी वांग टेंग द्वारा हावी होने के डर में डूबा हुआ हो। जब एल्डर हुई ने यह दृश्य देखा तो वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सके। उन्होंने मन ही मन आह भरी। इस बार हेशान गन को झटका बहुत बड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उसकी मानसिकता को बदला नहीं जा सका और उसका आत्मविश्वास बहाल नहीं किया जा सका तो ये प्रतिभा बर्बाद हो सकती है। भनभनाना। मेडिकल पॉड खुल गया और हेशान गान धीरे धीरे उठकर बैठ गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है। वह शांत होने लगा। हालांकि उसकी आंखों में एक गहरी नाराजगी थी जिसे दूर करना असंभव था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एल्डर हुई ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सहजता से पूछा। बहुत बेहतर, हेशान गान ने कहा, अभी भी दर्द में अपनी छाती को पकड़े हुए। इसके बावजूद उसने अपना सिर हिलाया और एल्डर हुई को धन्यवाद देते हुए कहा, एल्डर हुई, इस बार मुझे बचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ऐसी भावनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्डर हुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको समझना चाहिए, आप हमारे हेशान शाही कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको जीवित रहना चाहिए। केवल जीवित रहने से ही आपके पास उससे आगे निकलने का मौका होगा। हाँ, हेशान गान ने अपने दांत पीसते हुए भारी सिर हिलाया। उसकी आंखों में अनिच्छा का संकेत था, फिर भी वह झिझका, लेकिन मेरी प्रतिभा। 5 तत्वों वाली दिव्य काया के बारे में भूल जाओ। हम ऐसी प्रतिभा खोज लेंगे जो उससे कहीं बढ़कर होगी, एल्डर हुई ने आश्वस्त करते हुए कहा। यह ब्रह्मांड विशाल है और इसमें सभी प्रकार की प्रतिभाएं हैं। कोई एक ऐसी प्रतिभा अवश्य होगी जो उस व्यक्ति से बढ़कर हो। हालांकि हेशान गान जानता था कि एल्डर हुई उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उसके दिल में उम्मीद की एक किरण टिमटिमा रही थी। शायद ये सच में मौजूद हो। उस व्यक्ति की प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि वह कुछ हद तक निराश महसूस करने लगा था। वह केवल इस आशा से चिपका रह सकता था, उसे कोई प्रतिभा खोजनी ही होगी, अन्यथा उसके पास उस व्यक्ति से आगे निकलने का कोई मौका नहीं होगा। बीप बीप बीप। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो अचानक अंतरिक्ष यान पर एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बज उठा। एल्डर हुई ने भौहें सिकोड़ी। जब वह चिढ़ रहे थे तो उन्हें इस तरह परेशान करने की हिम्मत किसने की? अंतरिक्ष यान का पैनोरेमिक सिमुलेशन सक्रिय हो गया, जिससे आगे उनका रास्ता रोके हुए एक आकृति का पता चला। वह व्यक्ति युद्ध कवच पहने हुए था, उसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी, उसका चेहरा स्थिर था, उसकी दाढ़ी अस्त व्यस्त थी तथा उसके बाल और दाढ़ी आंशिक रूप से भूरे थे, जिससे वह जर्जर दिख रहा था। उसके कवच पर विभिन्न प्रकार के निशान थे तथा वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रहा था, फिर भी वह उसे उतारने के लिए अनिच्छुक लग रहा था, फिर भी वह उसे पहने रहा। अपनी पीठ पर वह एक स्पष्ट भूरे सफ़ेद रंग की छड़ी लटकाए हुए था, जिसका पदार्थ तो पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन उसमें से एक ठंडी धात्विक चमक निकल रही थी जो ये संकेत दे रही थी कि वह किसी अत्यंत अनोखी धातु से बनी थी। आभासी ब्रह्मांड में उच्च अधिकारियों का ध्यान। इंटरसेप्टर 3। कुछ ठीक नहीं है। एल्डर हुई के चेहरे का भाव अचानक बदल गया जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति उनका रास्ता रोक रहा है। एल्डर हुई। हेशान गान को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने एल्डर हुई की ओर देखा। सभी युद्धपोत, हमला करो। एल्डर हुई ने हेशान गान पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ठंडा आदेश जारी किया। उनका रास्ता रोकने वाली आकृति का मतलब था मुसीबत। इसके अलावा एल्डर हुई दया दिखाने वालों में से नहीं थे। अगर विरोधी कोई अवांछित मार्शल योद्धा था तो उसे मारना स्वाभाविक बात थी। पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं थी। सभी खतरों को प्रारंभ में ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। फिर भी इस समय एल्डर हुई को डर का एहसास होने लगा। उसके सामने खड़ी आकृति रहस्यमय लग रही थी और यह उसे परेशान कर रही थी। सावधानी बरतने के लिए उसने सभी युद्धपोतों को हमला करने का आदेश दिया। बूम बूम बूम। आदेश दिए जाने के लगभग तुरंत बाद ब्लैकस्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युद्धपोतों पर सभी फोर्स तोपें पूरी तरह से चार्ज हो गईं और एक साथ फट गईं, जिसका उद्देश्य उनका रास्ता रोकने वाली आकृति पर हमला करना था।
फोर्स तोपों से प्रकाश की किरणें निकलकर तारों भरे आकाश में एक शानदार दृश्य उत्पन्न कर रही थीं, जो अवरोधन करने वाली आकृति को घेर रही थी। गर्जनापूर्ण गर्जना सभी दिशाओं में गूंज उठी तथा भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव शून्य में फैल गए, जिससे अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं तथा हमले की भयंकरता प्रदर्शित हुई। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के सभी युद्धपोत कम से कम ब्रह्मांड स्तर पर थे, जिनमें से कई तो ब्रह्मांड स्तर तक भी पहुंच गए थे। जहाज पर मौजूद फोर्स तोपें किसी भी ब्रह्मांड चरण के प्रतिद्वंद्वी को मार गिराने में सक्षम थीं। इतने सारे बल तोपों के एक साथ हमला करने से यहां तक कि एक शाश्वत चरण प्रतिद्वंद्वी भी घायल हो जाएगा। यह एल्डर हुई की रणनीति का चालाक पहलू था। इंटरसेप्टर के असली इरादों को समझने में असमर्थ, उसने युद्धपोतों को पहले हमला करने का आदेश दिया। भले ही वे प्रतिद्वंद्वी को मार न सकें, लेकिन वे कम से कम कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते थे, जिससे स्थिति में उनका पलड़ा भारी हो सकता था। एल्डर हुई एक शाश्वत चरण शासक थे, ब्रह्मांड में एक शिखर व्यक्ति। भले ही वह अपने सामने वाले व्यक्ति के इरादों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वह व्यक्ति उनसे बहुत आगे निकल सकता है। ये संभवतः किसी माध्यम से अपने वास्तविक स्तर को छिपाने का मामला था, जब तक कि वह आकृति कोई सच्चा देवता न हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस विचार से एल्डर हुई को हंसी आ गई और उन्होंने इस विचार पर अपना सिर हिलाया। क्या सच्चे देवता इतने सामान्य थे? एक शाश्वत अवस्था शासक के रूप में वह ब्रह्मांड की हर चीज से अच्छी तरह परिचित था। वह पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि देव अवस्था के योद्धा से मुठभेड़ करना बिल्कुल असंभव था। ऐसे प्राणी मायावी ड्रैगन की तरह थे, जो अपने रहस्य में शाश्वत अवस्था के शासकों से भी आगे निकल जाते थे। इसके अलावा उसने किसी भी सच्चे भगवान को नाराज नहीं किया था। तो कोई मुसीबत की तलाश में क्यों आएगा? ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तभी तारों भरे आकाश में एक आकृति अचानक हिलने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखकर एल्डर हुई की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आकृति ने किसी भी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। हाथ की एक साधारण लहर के साथ एक हल्की हवा तारों वाले आकाश में बह गई। बल तोपों द्वारा बनाई गई प्रकाश की सभी किरणें आकाश में जम गईं और अगले ही पल एक अदृश्य हवा द्वारा धूल की तरह बिखर गईं, प्रकाश के अनगिनत कणों में विलीन हो गईं। कोई शोरगुल नहीं था, कोई भव्य प्रदर्शन नहीं था। सभी हमले समाप्त होते ही तारों से भरे आकाश में एक गहरी खामोशी छा गई, जिससे एक अजीब सी अवास्तविकता का एहसास हुआ। एल्डर हुई को पता था कि वह केवल हाथ हिलाकर ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। सभी आक्रमणों को एक क्षण में विफल कर देना शाश्वत अवस्था वाले प्राणियों के पास कोई कौशल नहीं था। एक सच्चा भगवान। एल्डर हुई का चेहरा पीला पड़ गया, उसके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे। उसे चक्कर आ रहा था और सांस लेना असंभव हो गया था। अचानक तारों भरे आकाश में उस आकृति ने अपनी हथेली उठाई और उसे धीरे से काले खोपड़ी वाले ब्रह्मांड के समुद्री डाकुओं की ओर दबाया। धमाका। शून्य से एक विशाल हथेली का निशान प्रकट हुआ, जो नीचे उतरते समय आकाश को ढकता हुआ दिखाई दिया। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का पूरा बेड़ा उसके वजन से कांप उठा। चलो चलें। एल्डर हुई के पास ये सोचने का समय नहीं था कि एक सच्चा भगवान उन्हें क्यों रोकेगा। विशाल हथेली की छाप देखकर उसका मन सदमे से भर गया। उसने तुरंत ही शानगान को पकड़ लिया और दोनों एक पल में अंतरिक्ष यान से गायब हो गए। साथ ही जैसे ही विशाल हथेली का निशान नीचे उतरा, ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के योद्धा अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकल आए। ब्रह्मांड मंच पर मौजूद लोग आकाश को घेरने वाले हथेली के निशान को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर भय का भाव था। वे कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। वे बस इतना कर सकते थे कि अपनी शक्ति को बेतहाशा जुटाएं, अपनी रक्षा के लिए अपनी छोटी छोटी दुनियाओं को आगे बढ़ाते हुए अपनी जान बचाने की उम्मीद में। बूम बूम बूम। अंत में विशाल ताड़ का पेड़ सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने से नीचे उतर आया। एक पल में तारों भरे आकाश में सब कुछ भव्य आतिशबाजी की तरह फूट पड़ा। मात्र $।